हे गाइस व्हाट्स अप। सो दिस इज योर एजुकेटर आदर्श राज। और बच्चों हम कर रहे हैं सीबीएसई टर्म 2 की रिवीजन फिजिक्स की। ठीक है, हमारा टारगेट है 35 डेज में 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने का फिजिक्स में, ताकि हम 35 मार्क्स लेके आ सके। तो बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं, हम वेव ऑप्टिक्स की रिवीजन कर रहे हैं। वेव ऑप्टिक्स की रिवीजन करते वक्त हमने क्या पढ़ लिया था, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, है ना। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल हमने कवर कर लिया है बच्चों। अब हम क्या करने वाले हैं, आज आज हम पढ़ेंगे बेटा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यानी द कंसेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्या होता है बच्चों इंटरफेरेंस ऑफ लाइट? सपोज करो कि आपके पास दो लाइट वेव्स के सोर्स है, यानी कि दो सोर्स हैं लाइट के। इनसे क्या करेगी, लाइट वेव्स निकलेगी। जब ये लाइट वेव्स निकलेंगी तो ये एक दूसरे से टकराएंगी, यानी कि सुपर इम्पोज करेंगी। सुपर इम्पोज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। तो होगा क्या, कुछ ऐसी जगह होंगी, कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पे लाइट वेव्स सेम फेज में मीट करेंगी। ठीक है, इन जगह पे लाइट की जो इंटेंसिटी होगी वो बच्चों मैक्सिमम होगी। ठीक है, और इसे हम लोग ब्राइट रीजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राइट रीजन। लेकिन कुछ ऐसी भी जगह पे होंगी जहां पे लाइट वेव्स जो है वो अपोजिट फेज में मीट कर रही होंगी। ऐसी जगहों को क्या बोलते हैं? ऐसे रीजन्स को हम लोग डार्क रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डार्क रीजन बोलते हैं। तो जब भी दो लाइट वेव्स एक दूसरे से मीट करती हैं तो वो ब्राइट बैंड्स एंड डार्क बैंड्स बनाती हैं, जब वो एक दूसरे से सुपर इम्पोज करती हैं। ये लाइट के इसी फिनोमिना को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, सो द फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट बैंड्स एंड डार्क बैंड्स व्हेन लाइट वेव्स सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर इज कॉल्ड द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, चलो तो देखो बेटा, हमारे पास क्या है, एक सोर्स है। इस सोर्स से आगे हम दो सोर्स बनाएंगे, S1 और S2। मैंने आपको कोहेरेंट सोर्सेस बताए थे ना। कोहेरेंट सोर्सेस कैसे बनाते हैं? वेवलेट्स को वेव फ्रंट को स्प्लिट करके। ठीक है, तो देखो यहां पे जो सोर्स है इससे वेव्स निकल रही हैं। ये जो वेव्स निकल रही हैं तो हम बोल देते हैं ये जो पार्ट है ये क्रेस्ट का पार्ट है, और ये जो पार्ट है ये ट्रफ का पार्ट है। ठीक है, तो ऐसे ही क्रश ट्रफ निकलता है। जब ये वेव आके S1 और S2 पे टकराती है तो S1 और S2 दो अलग वेव फ्रंट का काम करेंगी, दो अलग वेवलेट्स का काम करेंगी। तो इनसे भी वेव फ्रंट्स निकलते हैं। तो देखो बेटा, जब ये वेव फ्रंट्स निकलते हैं तो हम एक पॉइंट P मान लेते हैं। ये P पॉइंट क्या है? ये P पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे क्रेस्ट एक दूसरे से मिल रहे हैं, यानी कि S1 से जो क्रेस्ट निकला है और S2 से जो वेव फ्रंट निकली है, दोनों के क्रेस्ट मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा P है। ये P पॉइंट जो होगा वो ब्राइट बैंड बनाएगा। क्या बनाएगा बेटे? ब्राइट बैंड। ऐसे ही S1 स्लिट से जो ट्रफ निकल रहा होगा और S2 से जो ट्रफ निकल रहा होगा, यानी वेव फ्रंट जो निकल रहा होगा उसका ट्रफ, इन दोनों के जब ट्रफ एक दूसरे से मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे बेटे? ये हमारे पास डार्क फ्रिंज बनाएंगे। तो देखो होता क्या है कि जब हमारे पास दो दो क्रेस्ट मिलेंगे या दो ट्रफ मिलेंगे तो ये दोनों ही ब्राइट बनाएंगे। लेकिन जब एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलेगा, ठीक है, तो वो क्या बनाएगा? एक क्रस्ट और एक ट्रफ क्या बनाएगा? हमेशा डार्क रीजन बनाएगा। ठीक है, एक डार्क बैंड बनाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। तो इसी तरीके से हमें बहुत सारे क्या मिलेंगे? डार्क रीजन और ब्राइट रीजन मिलेंगे। और इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस। तो देखो यहाँ पे डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिल रहे हैं। देखो जहां पे क्रस्ट क्रस्ट टकरा रहा है वहां पे ब्राइट बैंड बन रहा है, जहां पे ट्रफ और क्रस्ट टकरा रहा है वहां पे डार्क बैंड मिल रहा है, जहां पे ट्रफ और क्रस्ट टकरा रहे हैं, देखो यहाँ पे ट्रफ और क्रस्ट टकरा रहे हैं तो यहाँ पे डार्क बैंड मिल रहा है। जहां पे आपका ट्रफ या क्रस्ट और क्रस्ट टकरा रहा है वहां पे ब्राइट बैंड मिल रहा है। तो इसी तरीके से ब्राइट बैंड और डार्क बैंड मिलते रहते हैं। इसे हम मैथमेटिकली भी कर सकते हैं, वो अभी आपको मैं बताऊंगा। तो हम इसको और क्या बोल सकते हैं कि भाई इंटरफेरेंस में क्या होता है बेटा? तो देखो द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू द सुपर इम्पोजिशन ऑफ टू और मोर वेव इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। तो आप ये भी एक डेफिनेशन लिख सकते हैं कि बेसिकली इंटरफेरेंस क्या है बेटा? इंटरफेरेंस एक तरीके का रीडिस्ट्रीब्यूशन है एनर्जी का। जब दो वेव्स एक दूसरे से टकराती हैं तो एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। इसका मतलब क्या है, आपको ये ध्यान रख लेना है, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होती है।
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो करती है। कई बार लोग ये समझते हैं कि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो नहीं करती है, जबकि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो करती है। क्यों होता है बेटा? क्योंकि जो ब्राइट रीजन है, मान लो ये ब्राइट रीजन है, तो इस ब्राइट रीजन में डार्क रीजन की जो एनर्जी है वो आ गई है, तो इसीलिए ये ज्यादा इंटेंसिटी लाइट की शो कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, जब डार्क और ब्राइट को देखोगे तो वो जो टोटल इंटेंसिटी है लाइट की, जो टोटल एनर्जी है लाइट की, वो कांस्टेंट रहेगी। तो ये ध्यान रख लेना। अब इसे हम मैथमेटिकल फॉर्म में करते हैं। सपोज करो हमने दो वेव्स ली, एक वेव ली y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और दूसरी ले ली ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। आप चाहे तो एम्पलीट्यूड चेंज भी कर सकते हैं, बट इंटरफेरेंस में हम नियरली सेम एम्पलीट्यूड की वेव ले लेते हैं। फाइव क्या है बेटा? यहाँ पे फाइव इन दोनों के वेव के बीच का फेज डिफरेंस है। हमेशा याद रखना कि फेज डिफरेंस जो है इंटरफेरेंस होने के लिए दो वेव्स के बीच में, ये हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। अभी मैं आपको बताऊंगा अभी कि क्या कंडीशन होती है, तो ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो जब आपने दो वेव्स ली तो इन दोनों की वजह से जो आपकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आएगी या रिजल्टेंट वेव आएगी, वो क्या आएगी बेटा? इन दोनों का सम। तो ए साइन ओमेगा टी प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब देखो, ओमेगा टी को ए बोल दें और फाइव को बी बोल दें, तो हम यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो देखो बेटा, साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है बेटे? तो साइन ए साइन ओमेगा टी, कॉस बी कॉस फाइव प्लस कॉस ए ओमेगा टी और साइन फाइव, ये हमने लगा दिया। अब देखो बेटा क्या होगा, यहां से साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी हमने कॉमन ले लिया। जब आप कॉमन ले लेंगे तो इस टर्म में से वन बचेगा और इस टर्म में से कॉस फाइव बचेगा, प्लस ए कॉस ओमेगा टी साइन फाइव ऐसा ही रहेगा। अब हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे वन प्लस कॉस फाइव को आर कॉस फाइव अज्यूम कर लिया है और ए साइन फाइव को आर कॉस, यहाँ पे कॉस फाइव नहीं आएगा, यहाँ पे कॉस थीटा आएगा। ठीक है? तो ए वन प्लस कॉस फाइव को कॉस आर कॉस थीटा और ए साइन फाइव को आर कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा आना चाहिए। यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा। तो देखो बेटा, यहां से आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? आर साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। ठीक है? तो इसको हमने साइन के टर्म में कन्वर्ट कर दिया है। इसको हमने क्या कर दिया बेटे? साइन के टर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहां से हमारे पास जो इक्वेशन है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है? ये रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन है। अब ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते थे, जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका एम्पलीट्यूड जो है उसको हमने ऐसे लिखा है, ए वन प्लस कॉस फाइव का होल स्क्वायर प्लस ए साइन फाइव का होल स्क्वायर। ये आ रहा है हमारे पास। तो यहां से हमारे पास जो बेटा रिजल्टेंट बन के आता है, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो वो वैल्यू आती है आर स्क्वायर फोर पाई या फोर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू। ये आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की इक्वेशन है, जो किसके टर्म्स में आ रही है? फाइव के टर्म्स में आ रही है, जो दोनों वेव के फेज का डिफरेंस था। ठीक है? अब हमें पता है कि जो इंटेंसिटी होती है, हमेशा याद रखिए, लाइट की इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। यहाँ पे एम्पलीट्यूड हम किससे लिख रहे हैं? आर से। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो जो आई की वैल्यू होती है बेटा, वो होती है फोर आई नॉट कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू। ये है लाइट की इंटेंसिटी। ठीक है? क्लियर? अब ध्यान से देखिए, अब हम यहां से मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी पता कर सकते हैं। देखिए, जब मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें देखनी है, जब हमारे को ब्राइट फ्रिंज मिलेगी या ब्राइट बैंड मिलेगा, तब क्या होना चाहिए बेटा? कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू की वैल्यू जो है वो प्लस वन होनी चाहिए। वो कब होगी? जब फाइव की वैल्यू टू पाई, फोर पाई, सिक्स पाई, एट पाई, या आप कह सकते हैं जो पाथ डिफरेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा। तब हमारी जो इंटेंसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी और वो कितनी आएगी? फोर ए स्क्वायर। सिंपल। लेकिन यही वैल्यू जब हम कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू की वैल्यू जीरो रख लेंगे तो हमारी इंटेंसिटी मिनिमम होगी। और ऐसा कब होगा? जब वो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू होगा। कब होगा बेटा? जब ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू होगा।
तो आपको ये चीज ध्यान रख लेनी है। इंटेंसिटी जो है वो कहां से कहां तक वेरी करती है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटेंसिटी जो है वो कहां से कहां वेरी करती है। तो बेटा इंटेंसिटी जो है वो वेरी करती है मैक्सिमम यानी कि 4a² से लेके मिनिमम यानी कि 0 तक, बट जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। और ये आप देखेंगे कि इंटेंसिटी का जो कर्व है वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो जैसे जैसे आप फेज डिफरेंस चेंज करेंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी की वेरिएशन आपको दिखाई गई है। ठीक है बेटा, तो ये आपका था इंटेंसिटी का कर्व। अब देखिए, सपोज करो कि हमारे पास दो वेव्स ऐसी आ जाए जिनका एम्पलीट्यूड सेम नहीं है। तो जब बेटा एम्पलीट्यूड सेम नहीं होता है तो इंटेंसिटी दी जाती है a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ फाई। और I के टर्म्स में यानी कि अगर दोनों सोर्सेस की इंटेंसिटी I1 और I2 है तब हम इंटेंसिटी कैसे दे देते हैं, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos ऑफ फाई। ठीक है, जहां पे फाई क्या है, फेज डिफरेंस है। अब इसी को आप जब I1 और I2 को बराबर रखोगे तो आपकी वही वैल्यू आ जाएगी जो हमने पहले निकाली है, 4I0 cos स्क्वायर 5/2। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो एवरेज इंटेंसिटी। एवरेज इंटेंसिटी कैसे निकलती है, I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम अपॉन में 2। ठीक है, तो आई एवरेज हम यहाँ पे एम्पलीट्यूड के टर्म्स में कैसे निकाल सकते हैं, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर यानी कि 2I0 हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखो, अगर हम कोई ट्रांसपेरेंट थिन फिल्म ऑफ माइका और ग्लास अगर पुट कर दें किसी स्लिट के आगे, इन दोनों में से किसी स्लिट के आगे पुट करें तो हमारा सारा का सारा इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो शिफ्ट कर जाता है। तो जो सेंट्रल फ्रिंज है वो कहां शिफ्ट कर जाती है, d/d μ-1 इंटू टी के, जहां पे म्यू क्या है, जो भी आप मटेरियल पुट कर रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, मैं ये वैल्यू अगर आपको यहाँ पे दिख नहीं रही होगी तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ये वैल्यू है d/d इंटू μ-1 इंटू टी। ये आपका जो पैटर्न है वो इधर इतना शिफ्ट कर जाता है, ये शिफ्टिंग है आपकी। ठीक है बच्चे, इतना शिफ्ट कर जाता है। अब जो हमारे इंटरफेरेंस है बेटा वो दो टाइप के हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब ब्राइट बैंड बनता है, डिस्ट्रक्टिव जब डार्क बैंड बनता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जब भी लाइट वेव्स का क्रस्ट मीट करता है या ट्रफ से मीट करता है तब जो रीजन फॉर्म होता है उसे हम ब्राइट रीजन कहते हैं। सो ए पैटर्न इन विच ऑल द ब्राइट बैंड्स आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ऐसे ही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा, जब दो लाइट वेव्स का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ मीट कर रहा हो तो ऐसे रीजन में हमें डार्क रीजन दिखाई पड़ता है और ऐसे केसेस को हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न। अब देखो बेटा, कंडीशंस अगर हम रखेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की यानी कि ब्राइटनेस की, तो क्या होगा, फॉर ए ब्राइट बैंड a crust of one wave should meet the crust of another wave और trough of one wave should meet the trough of another wave। दोनों के जो फेज डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, फेज का जो डिफरेंस और पाथ का डिफरेंस जो है वो 0 होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव ब्राइट बैंड के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। या 2 पाई और पाई, ये क्या बता रहा है, ये बेसिकली आपको पेयर्स बता रहा है कहां कहां मिलेंगे। तो आप देख सकते हो कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई है और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। ठीक है, अब बेटा हम लोग देखते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां होगा, जब भी हमारा क्रस्ट एक वेव का दूसरे वेव के ट्रफ के साथ मीट करेगा तब हमारा क्या बनेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां पे फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के पेयर क्या मिलेंगे, देखो अगर आपको मिलेगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई एंड ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2, ध्यान से देखना, 3 पाई और 3 λ/2, ऐसे ही 5 पाई 5 λ/2। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई और ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2, उसमें क्या मिला था आपको, इवन मल्टीपल ऑफ पाई एंड इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा। यहाँ पे λ/2 है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, चलो
ये पेपर में 100% आएगा, कोई नहीं बदल सकता इस चीज को। 100% इंपॉर्टेंट सीबीएसई के लिए। कंडीशंस फॉर अ सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, स्टेडी यानी कि सस्टेन्ड, सस्टेन्ड यानी कि डू नॉट वेरी विद टाइम, डू नॉट वेरी विद टाइम, ये ध्यान रखना। कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पूछी जाएगी। चलो पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है, दोनों लाइट के सोर्सेज क्या होने चाहिए? कोहेरेंट होने चाहिए। मैंने आपको बताया था कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं। The sources which emit waves of same frequency and a constant phase difference at all times are called the coherent sources। ये सीधी डेफिनेशन 2 मार्क्स में, 1 मार्क्स में आपसे पेपर में पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। तो दोनों सोर्सेज क्या होने चाहिए बेटा? कोहेरेंट होने चाहिए। सेकेंड, दी दो सोर्सेज मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था, मोनो मीन्स सिंगल और क्रोम मीन्स कलर, यानी कि जो आपकी लाइट है वो सिंगल वेवलेंथ की होनी चाहिए। अगर आपने डाइक्रोमेटिक लाइट यूज कर ली, सपोज करो एक रेड लाइट यूज करी, एक ब्लू लाइट यूज करी, तो जो आपको पैटर्न मिलेगा वो कैसा मिलेगा? वो आपको कलरफुल पैटर्न मिलेगा, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस नहीं मिलेंगे। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। तो देखिए, इफ द सोर्सेज emit light waves for more than one wavelength, then one point there may be constructive interference due to light of one wavelength and destructive interference due to another wavelength। इसीलिए वहां पे जो डार्क फ्रिंजेस हैं और ब्राइट फ्रिंजेस हैं वो क्लियरली ऑब्जर्व नहीं होंगी और एक स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनेगा, ये ध्यान रख लेना। थर्ड चीज, द टू लाइट सोर्सेज मस्ट बी इक्वली ब्राइट, दे मस्ट एमिट लाइट ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी। अगर हम एम्पलीट्यूड, मिनिमम एम्पलीट्यूड की बात करें तो हमें कब मिलता है? वही A1 माइनस A2, और मैक्सिमम के लिए A1 प्लस A2। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में। आप सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का लेक्चर देख लेंगे अगर आपने नहीं देखा है तो। ठीक है, चलो इसके बाद फोर्थ कंडीशन, दी टू लाइट सोर्सेज मस्ट बी नैरो। नैरो सोर्सेज होने चाहिए बेटा। अगर सोर्सेज नैरो नहीं होंगे तो जो कंट्रास्ट है वो अच्छा नहीं आएगा। अगर आपको कंट्रास्ट अच्छा चाहिए तो आपको लाइट सोर्सेज जो है वो नैरो लेने पड़ेंगे। तो इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस एट दिस लिस्ट ड्यू टू विच द पैटर्न लेटर बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स। अगर सोर्सेज नैरो नहीं होंगे तो। ठीक है, ध्यान रखना। ये दोनों सोर्सेज एक दूसरे से बहुत क्लोज होने चाहिए। अगर दोनों सोर्सेज एक दूसरे से क्लोज ही नहीं होंगे तो वेव फ्रंट जो है वो एक दूसरे से टकराएंगी ही नहीं। टकराएंगी नहीं तो इंटरफेरेंस कैसे होएगा, है ना। नेक्स्ट, द टू सोर्सेज मस्ट बी सफिशिएंटली लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन। स्क्रीन से लार्ज डिस्टेंस पे होने चाहिए, एक दूसरे से शॉर्ट डिस्टेंस पे होने चाहिए। लार्ज डिस्टेंस से क्यों होने चाहिए? ताकि हम स्क्रीन पे जो पैटर्न है वो ऑब्जर्व कर सके। तो आज के लिए इस लेसन में इतना ही पढ़ेंगे। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और शेयर करिए वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपको पसंद आई ये वीडियो, और कमेंट सेक्शन में लिख के बोलिए कि आपको लेसन अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में जल्दी।